आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक काफ़ी कठिन है और एग्ज़ाम में आता भी है। समस्या यही है, आता भी है और कठिन भी है। इस टॉपिक पर आधारित प्रैक्टिकल भी है और वो एग्ज़ाम में करना भी होता है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में उसको करना होता है। अगर आपको ये टॉपिक यहाँ अच्छे से समझ में आ गया तो न आपको प्रैक्टिकल के समय दिक्कत आएगी, न आपको थ्योरी एग्ज़ाम में दिक्कत आएगी। लेकिन आपको समझना पड़ेगा और समझना बहुत, इसको ध्यान से समझना तो ही आपको समझ में आएगा। देखो इसमें क्या होता है, प्रिज्म है, हम बात कर रहे हैं प्रिज्म की। प्रिज्म में क्या होता है कि दो समांगी पारदर्शी माध्यम होते हैं। दो समांगी पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है जैसे कांच। जैसे मान लीजिए एक समांगी पारदर्शी माध्यम तो ये है, एक ये है, ये दोनों किसी एंगल पर यहाँ जुड़े हुए हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है उसे कहते हैं प्रिज्म कोण। क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। तो इसमें दो समांगी पारदर्शी माध्यम उपस्थित रहते हैं। देखो वह आकृति जिसमें समांगी पारदर्शी माध्यम किसी कोण पर झुके हों, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, प्रिज्म कहलाता है। तो देखो ये आकृति है, इसमें दो समांगी पारदर्शी माध्यम, एक तो इसको समझो आप और एक इसको समझो, दो समांगी पारदर्शी माध्यम है। ये दोनों इस एंगल पर एक दूसरे से झुके हुए हैं, तो इसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। आगे देखो, अपवर्तक पृष्ठों के मध्य का कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। एक अपवर्तक पृष्ठ ये है, एक अपवर्तक पृष्ठ ये है, इन दोनों के बीच का कोण क्या कहलाता है? प्रिज्म का कोण कहलाता है। देखो अब आप आगे, जैसे मान लीजिएगा कि ये ABCDEF ये कोई प्रिज्म है। इस प्रिज्म में ये जो BCEF जो है ये तो है प्रिज्म का आधार। क्या है ये? प्रिज्म का आधार है। BCFE या EF जो भी है ये तो है प्रिज्म का आधार। BCFE तो है प्रिज्म का आधार। अब समझना मेरी बात, एक पृष्ठ दिख रहा है आपको, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ दिख रहा है आपको। ये पृष्ठ एक अपवर्तक पृष्ठ तो ये है, दूसरा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर ये और लास्ट में ये जो पृष्ठ है ये दूसरा अपवर्तक पृष्ठ है। तो देखो प्रिज्म का आधार तो है BCFE और प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ हैं ABED। देखो ABE और D बन गया ये वाला। दूसरा ACFD, ACF और D, ये दो इसके अपवर्तक पृष्ठ हैं। देखो अब आगे, इसका आगे का भाग है प्रिज्म में अपवर्तन। हम इस टॉपिक के अंतर्गत ये देखेंगे कि किस प्रकार से इसका जो सूत्र है वो जनरेट होता है। इसका जो डायग्राम है वो सबसे कठिन है। इस डायग्राम को अगर आपने समझ लिया तो आपने आधी लड़ाई जीत ली है। अब इसमें हम देखें कि ये जो प्रिज्म है और ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको प्रैक्टिकल में भी बनाना है। जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उस एग्जाम में भी ये डायग्राम बनना होता है। इसलिए आप इसे अच्छे से समझें तो ही आपको ये समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। समझना मेरी बात को ध्यान से। ABC एक प्रिज्म है। इसमें मैंने क्या किया, ये एक डॉटेड लाइन से मैंने अभिलंब का निर्माण किया। क्लियर? ये कोई आपतित किरण है। कैसी किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण, ये कोई आपतित किरण है। ये किरण आपतित हो रही है और ये अभिलंब के साथ आई कोण बना रही है। ठीक, इस किरण को इस प्रकार से सीधा चला जाना चाहिए था, ऐसे। लेकिन चूंकि यहाँ वायु और यहाँ कांच है, इसलिए ये प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है। चूंकि ये विरल से सघन में जाती है, इसलिए यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। कैसे जाना? ऐसे चाहिए था, अभिलंब ये है तो इसकी तरफ ये झुककर यहाँ आ गई है और अब ये सीधा इधर चली गई है इस बिंदु तक। और ये जो किरण है वो क्या कहलाएगी? अपवर्तित किरण कहलाएगी। तो अपवर्तित जो किरण है
वो इस अभिलंब के साथ R1 कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है? R1 एंगल यहाँ ये बना रही है। क्लियर? R1 एंगल यहाँ पर बन रहा है, अपवर्तन कोण यहाँ पर R1 है। अब ये प्रकाश की किरण जब यहाँ पहुँचती है, यहाँ के बाद में जो इस बिंदु पर गिर रही है, तो सबसे पहले इस बिंदु के लिए अभिलंब का निर्माण हमें करना चाहिए। तो ये इसका एक अभिलंब है यहाँ तक, ये इसका क्या है? एक अभिलंब है जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। क्लियर? ये इसका अभिलंब है और इस अभिलंब पर जब ये प्रकाश की किरण गिरती है तब अब ये कांच से हवा में जा रही है, अर्थात सघन से विरल में जा रही है, तो ये अभिलंब से दूर हटती है। देखो, इसको जाना सीधा चाहिए था ऐसे, लेकिन ये अभिलंब था, अभिलंब से देखो ऐसे जाना चाहिए था। अगर ये अभिलंब के पास जाती तो इसके बीच में ऐसे निकलती, पर चूंकि इसको अभिलंब से दूर जाना है इसलिए ये ऐसे निकल जाती है। और ये कैसी किरण है? इसको मैं कह रहा हूँ निर्गत किरण। ठीक है? ये R2 तो इस पॉइंट पर आपतन कोण है और E क्या है? यहाँ पर निर्गत कोण है। कैसा कोण है? निर्गत कोण है। इस निर्गत किरण को मैं पीछे बढ़ाऊं डॉटेड लाइन से तो ये इस प्रकार से बढ़ गई है। तो कुल मिला के देखें तो ये तो है आपतित किरण और ये है निर्गत किरण। इसका मतलब प्रिज्म जो है, जो इस प्रकार आने वाली प्रकाश की किरण को इस प्रकार जाने के लिए विवश कर देता है या मोड़ देता है। इसलिए ये जो इन दोनों के बीच जो डेल्टा एंगल बन रहा है, इस डेल्टा एंगल को विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विचलन कोण कहते हैं। अब इस डायग्राम में जो बातें हैं देखो, पी क्यू का क्या है? आपतित किरण है, तो लिख दिया पी क्यू आपतित किरण। क्यू आर, ये क्यू है, ये आर है, ये अपवर्तित किरण है, तो क्यू आर हो गया अपवर्तित किरण। आर एस निर्गत किरण है, तो आर एस बराबर निर्गत किरण। आई आपतन कोण है, R1 R2 अपवर्तन कोण है, ई निर्गत कोण है, डेल्टा विचलन कोण है, और ये जो है ए ये प्रिज्म कोण है। ये इस डायग्राम के बारे में हमने यहाँ लिख दिया, आपको ऐसा कि ऐसा ही लिखना है। अब समझो इसको आप आगे। माना ABC एक प्रिज्म है जिसमें प्रिज्म कोण कैपिटल ए है, जिसमें क्या है बेटा? प्रिज्म कोण क्या है? कैपिटल ए है, जो मैं ऊपर डायग्राम में ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा था। अब इसमें देखो, आप चतुर्भुज PQER में देखो, चतुर्भुज PQER कौन सा चित्र में देखो, चतुर्भुज PQER इसमें गलत लिखा है, ये है भैया AQER में देखो, इधर A है, Q है, E है और R है, बन गया चतुर्भुज। देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है? चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है बोलो? 360 डिग्री होता है। तो देखो आप, एक तो ये देखो, ये जो है ना, ये डॉटेड लाइन यहाँ से ये वाली, ये डॉटेड लाइन वास्तव में अभिलंबी है। और अभिलंब की खासियत क्या होती है कि ये इस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो कुल मिला के बात है कि ये जो लाइन है उसको, ये जो लाइन है, तो ये जो यहाँ एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। इसी प्रकार इस लाइन पर ये जो डॉटेड लाइन है, ये भी यहाँ कंप्लीट 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो बात हो गई, इसको, इस कोण को मैं ए कह दूं तो A प्लस 90 प्लस ई को क्या लिखा? QER। क्या नाम दिया इस ई को? कोण QER। ये प्लस फिर ये 90 बराबर क्या हो जाना चाहिए? 360 डिग्री हो जाना चाहिए। तो लिख दिया A
प्लस 90 डिग्री और कोण क्यू ई आर प्लस 90 बराबर क्या हो गया 360। 90 क्या होता है 180 होता है, तो ये हो गया ए प्लस क्यू ई आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1। त्रिभुज क्यू ई आर में ये जो क्यू ई आर है ये त्रिभुज, इसकी मैं बात कर लूँ एक बार, देखो इधर क्यू ई आर में देखो समझो, क्यू ई आर दिख रहा है, ये एक त्रिभुज है। इसमें क्या होगा देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आप जानते होंगे। तो ये R1 है, ये R2 है, ये QER है, तो इसका योग क्या रहेगा 180 डिग्री रहेगा। इसलिए लिख दिया यहाँ पर QER में R1 प्लस R2 प्लस कोण QER बराबर 180 डिग्री। क्लियर। अब क्या करते हैं हम आगे, समझो इसको ध्यान से। क्या किया मैंने कि ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, तो समीकरण 1 और 2 बराबर होने चाहिए। तो 1 और 2 से लिखा मैंने a प्लस क्यू ई आर बराबर R1 R2 क्यू ई आर। तो क्यू ई आर से क्यू ई आर कट गया तो आ गया a बराबर R1 प्लस R2, और इसको मैं कह दिया समीकरण नंबर 3। यहाँ तक आपको शायद कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब मैं आगे देखता हूँ, त्रिभुज क्यू डी आर में, क्यू डी आर क्या है वो समझो पहले। क्यू डी आर, क्यू डी और आर ऊपर वाला, देखो पहले तो मैंने ये चतुर्भुज लिया था ना, फिर ये नीचे वाला त्रिभुज लिया। अब ये ऊपर जो त्रिभुज बन रहा है वो ले रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक और फिर यहाँ तक। क्यू डी आर जो त्रिभुज है मैं उसकी बात करता हूँ। ये थोड़ा सा जटिल रहेगा। जटिल कैसे रहेगा उसको समझो आप, समझना कि अब ये है ना कि ये एंगल कितना है ये समझना भारी है भाई, ये एंगल कितना है ये समझना भारी है, वो समझो आप। ये लाइन थी ना, ये लाइन सीधी जा रही है, ये लाइन ऐसी सीधी आ रही है, ऐसे आ रही है, ये आई है। तो एकांतर कोण की परिभाषा से यहाँ तक का ये कोण भी क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। देखो दोबारा समझो, ये लाइन सीधी जा रही है, ये लाइन सीधी इधर आ रही है, ये कोण आई है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल भी क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। इस आई में ये तो R1 है, तो बच गया जो क्या होगा I माइनस R1, क्या रहेगा I माइनस R1। देखो ये लिख दिया I माइनस R1। क्लियर। अब इधर आ जाओ, ये लाइन सीधी आ रही है, ये डॉटेड से, अच्छा ये लाइन सीधी जा रही है, ये E है, तो ये भी क्या रहेगा टोटल E, जिसमें ये R2 है, तो बच गया जो क्या होगा E माइनस R2। ये लिख दिया मैंने E माइनस R2। दो कोण हो गए। तो ये वाला कोण तो था भाई I माइनस R1, ये वाला है E माइनस R2। अब देखो ये लाइन सीधी जा रही है, ये लाइन इसमें काट रही है एक दूसरे को, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल क्या होता है 180 डिग्री, जिसमें से अगर ये डेल्टा है तो बच गया जो क्या होगा 180 माइनस डेल्टा, इसलिए यहाँ लिख दिया 180 माइनस डेल्टा। अब मैंने त्रिभुज के तीनों को जोड़ दिया, तो अब इसके तीनों का योग क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, इसलिए यहाँ बन गया 180 डिग्री। मतलब 180 से तो 180 कट गया था पिछले में, और अब डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। मतलब पिछले जो लाइन पेज पर जो स्टेप थी उस स्टेप से हम ये स्टेप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं उसको आराम से। अब हमने देखा था कि समीकरण 3 से कि R1 प्लस R2 वास्तव में कैपिटल A के बराबर होता है, इसलिए इसकी जगह मैं यहाँ पर कैपिटल A रख रहा हूँ। तो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई और माइनस ए। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि विचलन कोण जो डेल्टा है और आपतन कोण जो आई है, इसके बीच अगर हम ग्राफ खींचें तो कैसा ग्राफ प्राप्त होता है वो हम देखते हैं। इसमें समझो इसको,
विचलन कोण डेल्टा तथा आपतन कोण आई के मध्य ग्राफ खींचने पर निम्न ग्राफ प्राप्त होता है। देखो ये तो है विचलन कोण डेल्टा और ये है आपतन कोण आई। ये जब इसके बीच में हम ग्राफ खींच रहे हैं तो देखो क्या होता है, ये ओ मूल बिंदु है। जैसे जैसे आपतन कोण की वैल्यू बढ़ती है विचलन कोण का मान कम होता चला जाता है। एक निश्चित आपतन कोण के लिए न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम प्राप्त होता है और इसके पश्चात फिर विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। इसमें थोड़ा ये डॉटेड लाइन गलत जगह बना दी है, इसको बीचों बीच बढ़नी चाहिए और ये हो जाएगा आई बराबर ई। मतलब ये जो वैल्यू है वो न्यूनतम विचलन कोण की वैल्यू, मतलब इस पोजीशन में न्यूनतम विचलन की पोजीशन में आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर होता है। तो यहाँ शर्त क्या बन गई कि जब डेल्टा बराबर डेल्टा एम हो उस पोजीशन में आई बराबर ई होगा, वो इस ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है। तो ग्राफ से जब डेल्टा बराबर डेल्टा एम तब आई बराबर ई हो जाएगा। ये वैल्यू हम समीकरण 5 में अगर रख दें तो समीकरण 5 से डेल्टा की जगह मैंने डेल्टा एम रख दिया, फिर वहाँ था आई का आई लिख दिया, फिर ई था तो ई की जगह फिर आई लिख दिया और फिर माइनस का ए लिख दिया। आई प्लस आई 2i होता है तो डेल्टा एम इज इक्वल टू 2i माइनस का ए। इस ए को इधर भेज दिया तो ये बन गया डेल्टा एम प्लस ए बराबर 2i या फिर आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, समीकरण नंबर 6। इस प्रकार से हमने आपतन कोण आई की वैल्यू निकाल ली है। अब देखते हैं कि चूंकि R1 बराबर R2 बराबर R, समीकरण 3 से जो यहाँ अपवर्तन कोण आपने शुरू के डायग्राम में देखा था उस R1 R2 की वैल्यू लगभग बराबर होती है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए R1 बराबर क्या लिखेंगे R2 और उसको लिख दिया मैंने R। तो अगर हम ऐसा कर दें तो समीकरण 3 थी हमारे पास, आपको ध्यान हो कि A बराबर R1 प्लस R2 थी, तो A का A हो गया, R1 की जगह भी R लिख दिया और R2 की जगह भी हमने R लिख दिया है, तो ये बन जाएगा 2R। तो R बराबर हो गया A अपॉन 2, समीकरण नंबर 7। कुल मिला के हमने I की वैल्यू निकाल ली है और साथ में हमने R की वैल्यू निकाल ली है। स्नेल के नियम से म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये सूत्र हमने इसी पार्ट के शुरुआत में पढ़ लिया था, स्नेल का नियम कि म्यू बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। थोड़ी देर पहले हमने आई और आर की जो वैल्यू फाइंड आउट की थी वो इसीलिए की थी ताकि इस म्यू के सूत्र में इसको हम रख सके। तो देखो आप समीकरण 6 व 7 का मान समीकरण 8 में रखने पर म्यू इज इक्वल टू साइन का साइन हो गया, आई की जगह लिख दिया ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटा साइन का साइन हो गया और आर की जगह लिख दिया ए बटा 2। वैसे म्यू बराबर फिर अब यहाँ लिखना चाहिए, मुझे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सूत्र आपको अच्छे से याद रखना है, वेरी मोस्ट है। समीकरण 9 प्रिज्म सूत्र कहलाता है, बिल्कुल याद रखना है। ये जो प्रैक्टिकल है उस प्रैक्टिकल में ये फॉर्मूला आपको काम आता है। अगला इसकी कुछ शर्त देखता हूँ मैं कि जब प्रिज्म बहुत पतला, प्रिज्म जब पतला होता है तो उसमें जो एंगल है उसका ए जो एंगल है वो उसका कम होता है। तो जब प्रिज्म पतला हो उस पोजीशन में मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा लगभग इक्वल टू थीटा के बराबर होता है। 3 बातें आपको बताई थी कि जब थीटा अल्प हो तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, कोस थीटा 1 के बराबर होता है और टेन थीटा थीटा के बराबर होता है। तो इस पोजीशन में साइन थीटा किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। अर्थात इसमें जो साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 जो है ये वास्तव में किसके बराबर है? ए प्लस डेल्टा एम बटे 2। मैं लिख दूँ यहाँ पर, तब साइन ए प्लस डेल्टा एम बटा 2 इज लगभग इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बटा 2 तथा साइन ए बटा 2 इज लगभग इक्वल टू ए बटा 2। क्लियर? ये वैल्यू जब मैं इसमें रखूँगा तो ये म्यू इज इक्वल टू हो गया ए प्लस डेल्टा एम बटा 2 बटा ए बटा 2। तो 2 से 2 कट जाएगा
और म्यू इज इक्वल टू हो गया ए प्लस डेल्टा एम बटा ए। मल्टीप्लाई कर लो इसको इससे, तो म्यू ए बराबर ए प्लस डेल्टा एम, या म्यू ए माइनस ए बराबर डेल्टा एम, या डेल्टा एम बराबर हो गया म्यू माइनस 1 गुणा में ए, समीकरण नंबर 10। इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना, ये वेरी मोस्ट फॉर्मूला है। समीकरण 10 पतले प्रिज्म के लिए लागू होता है। तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछा गया है एक बार। ये इस तीनों में से किसी दो की वैल्यू देगा आपको और तीसरे की वैल्यू पूछेगा, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।